नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बीमार माँ को देखने आई बेटियों ने जब भाभी को बनाया नौकरानी तो माँ ने ऐसा क्या किया कि बेटियों को दिन में तारे दिख गए। अगर आप इस कहानी का पहला और दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। माँ को पापा अपने साथ शहर लेकर गए। यह बात जब नीला, शीला और नीलेश को पता चली तो तीनों बहुत खुश हुए। क्यों ना खुश हों, माँ अकेली गांव में रहती थी। यह बात तीनों को बहुत सताती थी। एक चिंता हमेशा मन को सालती रहती थी, कहीं माँ की तबीयत खराब न हो जाए या फिर रात को अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा। तीनों अब चिंता मुक्त हो गए और बहुत खुश भी हैं। अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश है तो वह है उर्मिला। यह नया परिवर्तन, नया जीवन उर्मिला को बहुत भा रहा था। वह तो खुशी खुशी शहर के घर को अपने हिसाब से सजाने संवारने में लग गई। आस पड़ोस के लोगों से भी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई और उम्मीद है दोस्ती भी आगे हो जाएगी। कभी कभी उर्मिला को गांव की घर की याद आती है, क्योंकि उसी घर में वह छोटी सी उम्र में बहू बनकर आई थी। तब से लेकर अब तक का जीवन उसी घर में बीता और घर के कोने कोने से, बचपन से इस उम्र तक की सारी यादें जुड़ी हुई है। अम्मा और बाबूजी के साथ बिताए कुछ खट्टे मीठे पल दिल में बसे हुए हैं। उर्मिला अपने काम में मगन थी। अचानक पति सूर्यकांत ने आकर आवाज़ दी, उर्मिला उर्मिला, कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो? अरे शीला का फ़ोन आया है, लो शीला से बात कर लो। शीला का फ़ोन आया है सुनकर उर्मिला सारे काम छोड़कर दौड़ कर आई और फ़ोन ले लिया। हेलो शीला बेटी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मम्मी, आप कैसी हो? शहर में आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, पर गांव की याद बहुत आती है। पता नहीं कैसा पड़ा होगा गांव का घर। मम्मी, आप शहर आ गई हो तो शहर के घर के साथ खुश रहो, खुश होकर ज़िंदगी जियो। गांव के घर को कब तक याद कर कर के परेशान होती रहोगी? हाँ, तू ठीक ही कह रही है। तेरे पापा के साथ रहने का मौका ज़िंदगी में पहली बार आया है। मुझे यहीं पर खुश रहना चाहिए। इस पल को अच्छे से जियो। कुछ महीनों के बाद गांव चली जाना, एक बार पापा के साथ जाना और पापा के साथ ही फिर आ जाना। अब आपको अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को बहुत चिंता होती है मम्मी। मैं और नीला दोनों ने मिलकर तय किया है कि आपके पास आकर कुछ दिन रहेंगे, खूब मज़ा करेंगे। शीला और नीला की आने की बात सुनकर उर्मिला खुशी समेट नहीं पा रही थी। बहुत खुश होकर उसने कहा, क्या क्या कहा तुमने? तुम दोनों आ रही हो मेरे पास, आकर रहना चाहती हो? यह तो बहुत अच्छा किया बेटा, तुम दोनों की बहुत याद आ रही है मुझे। एक बात है शीला बेटा, तुम्हारा अभी 9वां महीना चल रहा है। तुमने क्या सोचा डिलीवरी के बारे में? मैं तो तुम्हारे पास आकर रह नहीं पाऊंगी। तुम मेरे पास ही आ जाओ छुट्टी लेकर। कुछ महीने मेरे पास ही रहना। अपने सासू माँ और ससुर जी से पूछकर सारे कार्य करना बेटा। उनका दिल नहीं दुखना चाहिए, समझी? हाँ माँ, उनसे पूछकर मैंने और रमेश ने मिलकर तय किया है कि डिलीवरी तुम्हारे पास ही कराएंगे और कुछ महीने तुम्हारे पास ही रहेंगे। बहुत मन कर रहा है तुम्हारे पास आने का, तुम्हारे हाथ से बने स्वादिष्ट खाना खाने का। अच्छा हुआ तुम पापा के साथ शहर आ गई। गांव में रहती तो तुम्हारे पास आना संभव नहीं हो पाता। यह तो बताया ही नहीं बेटा कि कब आ रही हो तुम दोनों? बस मम्मी, इसी रविवार को हम दोनों आ रहे हैं। बस 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से आ जाओ और अपनी तबीयत का ध्यान रखना। बाकी आने के बाद बहुत सारी बातें करेंगे मिल बैठकर। अच्छा माँ, फिर मैं रखती हूँ फ़ोन। तुम भी अच्छे से रहना, खुश रहना। अच्छा बेटा। उर्मिला के चेहरे पर खुशी की लालिमा देखकर सूर्यकांत ने पूछा, क्या बात है, इतनी खुश दिख रही हो बेटी से बात करके? मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत खुशी की खबर है। शीला और नीला दोनों आ रही हैं मेरे साथ रहने के लिए। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आ रही हैं दोनों। वैसे आपको तो पता ही है, शीला का 9वां महीना चल रहा है। डिलीवरी मेरे पास रहकर कराना चाहती है। मैंने भी कह दिया डिलीवरी के बाद कुछ महीने मेरे पास रहना, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्यों जी, ठीक कहा ना मैंने? ठीक ही नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने। मैं भी सोच ही रहा था कि शीला को बुलवा लेंगे, पर अच्छा ही हुआ उसने खुद ही तय कर लिया आने के बारे में। शीला और नीला आई तो उर्मिला दोनों बेटियों में ऐसे रम गई कि समय का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते डिलीवरी का समय आ गया। नर्स ने आकर जब उर्मिला को बताया कि शीला ने एक बेटे को जन्म दिया तो उर्मिला का तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। पहली बार नानी बनने का एहसास इतना सुखद होता है, यह उर्मिला को अब पता चला।
यह एक ऐसी खुशी है जिसको समेटना मुश्किल होता है और किसी से कहना भी मुश्किल। उसका मन खुशी के झूले में झूलने लगा। उससे सब्र करते नहीं बन रहा था कब डॉक्टर परमिशन दे और जाकर अपने नाती का प्यारा सा मुखड़ा देखे। उर्मिला अपने नाती की देखभाल में ऐसे रम गई कि सुबह और शाम का पता ही नहीं चलता। कब सूरज पूरब से उगता और पश्चिम में कब ढल जाता है, यह तो ढलने के बाद ही पता चलता है, जब चारों ओर अंधेरा होने लगता है। देखते ही देखते 6 महीने हो गए और शीला के जाने का समय आ गया। इन 6 महीनों को उर्मिला ने भरपूर जिया। एक बार पुनः जैसे नाती के साथ साथ स्वयं का बचपन भी लौट आया था। नाती को कब खिलाना है, कब नहलाना है, कब उसके साथ खेलना है, बस रात दिन इसी में समय कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। शीला को लेने उसका पति रमेश आया है। उसको विदा करते समय फिर उर्मिला की आंख की नम होने लगी। ये आंखें हैं कि नम हुए बिना मानती ही नहीं। पहले तो केवल शीला को विदा करना होता था, परंतु अब तो उसके साथ दिल का टुकड़ा नाती को भी विदा करना पड़ रहा है। फिर ये आंखें नम हुए बिना कैसे मानेंगी। अपने नाती को गिली आंखों से विदा करते हुए उर्मिला का दिल का कोना फिर एक बार सूना हो गया। उर्मिला का मन समझने को तैयार ही नहीं था कि यही जिंदगी है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी मिलना तो कभी बिछड़ना। उर्मिला का भोला मन इस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं होता। पति के घर आने पर शाम को उर्मिला ने मन की बात छेड़ दी। सुनिए जी, चलिए ना, कुछ महीनों के लिए गांव चलते हैं। शीला और चीनू के जाने के बाद घर बहुत सूना सूना लग रहा है। दीवारें जैसे काटने को दौड़ती हैं। आप तो घर में नहीं रहते, मुझे दिन भर घर में ही रहना पड़ता है। गांव में तो कई लोग मिलने जुलने आ जाते हैं, बातें हो जाती है। शहर में ऐसा कहाँ संभव हो पाता है। गांव में मेरी बचपन की सहेलियां भी हैं, उनके साथ समय कट जाता है। घर की देखभाल की भी आवश्यकता है। चलकर देखते हैं घर की क्या हालत है। चलेंगे, रिटायरमेंट का बस 1 महीना रह गया है। 1 महीना और रुक जाओ, फिर हम कुछ महीनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए ही गांव जाकर रहेंगे। बच्चे आते जाते रहेंगे गांव में। मेरा भी गांव में मन लग जाता है। बचपन के दोस्त गांव में ही तो हैं। मैंने तो पक्का मन बना लिया कि गांव में जाकर इस बार जितनी अपनी ज़मीन है, पूरे ज़मीन में फलों के पौधे लगाएंगे। उन पौधों की देखभाल में समय कहाँ से निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जब हम नहीं रहेंगे उर्मिला, तब बच्चे आएंगे गांव में और स्वादिष्ट मीठे मीठे फल खाएंगे और हमें याद करेंगे। खुशी की चमक से सूर्यकांत का चेहरा आलोकित हो उठा। आप तो दिन में बैठकर ही बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। वैसे बात सही की है आपने। गांव में जाकर हम दोनों के पास कोई काम तो होना चाहिए। पहले तो अपने बच्चों में मन रमा हुआ करता था। बच्चों से दूर रहकर कहीं ना कहीं मन तो लगाना पड़ेगा, और मन अगर देश की भलाई में लगे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पति की बातें सुनकर उर्मिला की उदासी थोड़ी दूर हो गई। उसने पति की ओर देखकर एक मुस्कान बिखेर दी। अरे वाह, आजकल तुम तो बड़ी समझदारी की बात करने लगी हो, देश के बारे में भी सोचने लगी हो। यह तो बड़ी अच्छी बात है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन शहर के बहुत देर तक नहीं लग सकता। गांव की बात करते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। उर्मिला की ओर देखकर सूर्यकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका पूरा जीवन ही गांव में बीता हो उसका मन शहर में कैसे लग सकता है। गांव मुझे बुला रहा है, माँ बाबूजी की यादें मुझे बुला रही है। उर्मिला ने भी पति की ओर देखकर एक मुस्कान बिखेर दी और पूरे वातावरण में जैसे खुशी की चमक फैल गई। गांव आकर घर में प्रवेश करते ही उर्मिला ने देखा घर की हालत बहुत खराब हो गई है। मकड़ी के जाले पड़े हुए हैं, पूरे घर में धूल ही धूल है। फिर क्या था, बिना आराम किए ही लग गई घर की सफाई करने में। ऐसा कभी हो सकता है उर्मिला जहाँ पर हो वह घर गंदा रहे, और वो भी उर्मिला का प्यारा घर जिसमें उसका दिल बसा हुआ है। गांव में आने की खुशी उर्मिला के शरीर में जैसे ऊर्जा भर दी। 2 गुने जोश के साथ लग गई अपने घर को फिर से एक बार सुंदर रूप देने के लिए। अरे थोड़ी देर चैन से बैठ लो, घर कहाँ भागा जा रहा है। अब तो यहीं पर रहना है, कर लेना सफाई आराम से। उर्मिला को अत्यधिक उत्साहित देखकर सूर्यकांत ने कहा, इतने गंदे घर में चैन से कैसे बैठूं, पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर नहा धोकर शांति से बैठूंगी। आप भी थोड़ा सा मदद कर दीजिए ना, 1 बाल्टी पानी भर दीजिए, मैं घर में पोछा लगा लेती हूँ। पूरे घर में धूल ही धूल है। घर की सफाई करके नहा धोकर रसोई घर में चली गई उर्मिला। ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाएगी क्योंकि अभी तक घर ठीक से जमा नहीं है। केवल दाल चावल ही बना लिया जाए, सोचकर दाल चावल चढ़ा दिया। दोपहर का खाना खाकर उर्मिला थोड़ी देर बैठी थी कि गांव की सहेली माधुरी आ गई।
आजा माधुरी, बैठ जा। कैसी है? बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ तुझसे, खुशी से चहकते हुए उर्मिला ने कहा। मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसी है? सुना, कैसा रहा शहर में रहना? शहर का जीवन खुशी जताते हुए माधुरी ने पूछा। शुरू में तो अच्छा नहीं लग रहा था माधुरी, गांव की बहुत याद आ रही थी, तुम सबकी बहुत याद आती थी। गांव में जैसे एक दूसरे से मिलकर बातें कर लेते हैं, शहर में ऐसा नहीं हो पाता है। सब अपने अपने घरों में व्यस्त रहते हैं। जैसे अभी तू आ गई बिना पूछे। शहर में कहीं जाना है तो पहले देखना पड़ता है कि सामने वाले के पास समय है कि नहीं, फिर घर की घंटी बजाओ। यहाँ तो बिना घंटी बजाए तू घर के अंदर चली आई। ऐसा कहाँ होता है शहर में, मुझे वो बंधन पसंद नहीं आता। बाद में मेरी दोनों बेटियाँ आ गई थी मेरे पास, समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। सब लोग चले गए तो घर बहुत सूना सूना लग रहा था। हाँ, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाती हूँ, मैं नानी बन गई हूँ। शीला का बेटा हुआ है, बहुत प्यारा है। अरे बधाई हो नानी जी। दूर से क्यों बधाई दूँ, आ गले लग जा। हंसकर माधुरी उर्मिला के गले लग गई। अब देख, गांव में मेरा दिल इसलिए लगता है, कितना अपनापन है हम लोगों में। शहर में अपनापन जोड़ नहीं पाई, सब लोग थोड़ी दूरी बना कर रखते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया, हो सकता है मुझसे ही कोई कमी हो, या फिर शहर की ज़िंदगी मुझे रास नहीं आई। अब तो मैं हमेशा के लिए गांव आ गई, अब मेरी अर्थी गांव से ही उठेगी। अरे शुभ शुभ बोल, इतनी जल्दी मरने की बात क्यों कर रही है? अभी तो तुझे बहुत लंबी ज़िंदगी जीना है, नानी बनी है, अभी दादी भी बनना है। नाती पोतों को पालकर अच्छी शिक्षा देकर बड़े करने हैं, उनकी शादी ब्याह करना है, बहुत सारे कर्तव्य अभी बाकी हैं। हंसते हुए माधुरी ने उर्मिला को छेड़ा। हाँ, तू सच कह रही है, पर मैं सच कह रही हूँ, मैं अब शहर नहीं जाने वाली। अगर तेरी बहू ने बुला लिया तब तो जाना ही पड़ेगा। क्या बहू के डिलीवरी के समय भी नहीं जाएगी? ऐसा हो सकता है भला? मैं उर्मिला को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। मुस्कुराते हुए माधुरी ने कहा। तूने सच कहा माधुरी, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था। बड़ी चतुर है तू, तेरे संग बातें करके मन खुश हो जाता है। शाम होने को है, चल दोनों मिलकर रसोई घर में चलते हैं, चाय बनाते हैं, इनको भी चाय बनाकर देती हूँ। दोनों उठकर रसोई से घर की ओर चल दी। गांव की उर्मिला कुछ महीने शहर में रहकर पुनः लौट आई तो उसे गांव की जिंदगी भाने लगी। पुनः अपने घर गृहस्थी में रम गई उर्मिला। घर गृहस्थी भी क्या, केवल 2 ही लोग हैं, परंतु रोज शाम को गांव की कोई सहेली या पड़ोसन आकर बैठ जाती है और गांव भर की खबर देती है, तो उर्मिला का मन भी बदल जाता है उनके संग बातें करके। रमिया काकी की बेटी की शादी हुई कि नहीं, कुसुम मौसी की बहू को कोई बच्चा हुआ कि नहीं, निर्मल ताऊ की विधवा बेटी अभी तक घर बैठी है या उसकी शादी हो गई, आदि आदि खबरों से रोज उर्मिला अवगत होती और रस लेती बातों में। उर्मिला का पति सूर्यकांत भी सेवानिवृत्ति जिंदगी का आनंद ले रहा था। कभी किसी दोस्त के घर जाता तो कभी किसी चाचा के घर, तो कभी किसी मौसा के घर, कभी पूजा मंडप में, जहाँ पर रोज शाम को पंचायत मंडली बैठा करती थी, वहीं जाकर बैठ जाता तो पूरे गांव घर की खबर लेकर आता और रस ले लेकर उर्मिला को बताता भी। अभी तक तो उर्मिला सासू माँ और ससुर जी तथा बच्चों के साथ घर गृहस्थी में रमी हुई थी, परंतु अब अपने पति के साथ जीवन का एक नया अनुभव मिल रहा है। जीवन का यह परिवर्तन उसे अच्छा लग रहा है। सूर्यकांत ने अपने ज़मीन पर फलों के पौधे भी लगाए। रोज उसकी देखभाल करने में दोनों का बहुत सारा वक्त निकल जाता है। खुशी भी बहुत मिलती है उस कार्य से दोनों को। सूर्यकांत को देखकर गांव के कुछ और लोग भी उनका अनुसरण करने लगे। धीरे धीरे सबकी खाली ज़मीन में हरियाली छाने लगी। अब गांव पहले से ज़्यादा हरा भरा तथा सुंदर दिखने लगा। लोग अपना जो समय बेकार की बातों में बिताते थे वो समय अब अच्छे कार्य में लगाने लगे। धीरे धीरे दूसरे गांव में भी यह बात फैलने लगी और सूर्यकांत तो गांव गांव में विख्यात हो गया। गांव में आए हुए उर्मिला को अभी कुछ ही महीने हुए हैं। जिंदगी की गाड़ी सुचारू रूप से चल ही रही थी कि एक दिन अचानक नीलेश का फ़ोन आया और उसने बताया कि मोनिका की तबीयत ठीक नहीं है, दोनों को अपना सामान समेटकर पुनः एक बार शहर जाना पड़ेगा। मोनिका की तबीयत खराब सुनकर उर्मिला चिंतित तो हुई, परंतु दोबारा शहर जाने के लिए उसका मन तैयार नहीं हो रहा है। शहर की ज़िंदगी उसे बंधन जैसी लगती है। जो खुलापन और आज़ादी गांव में है वो शहर में कहाँ, परंतु मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। मन में चिंता का बोझ बढ़ा। वह उर्मिला के उदास चेहरे से स्पष्ट झलक उठा। न चाहते हुए भी उर्मिला गांव से पुनः एक बार बिछड़ने का दुख मन में लेकर सामान समेटने में लग गई। ऐसा नहीं कि बेटे के पास जाने की खुशी नहीं है, खुशी है, परंतु शहर की ज़िंदगी पसंद नहीं है।
जब जब कर्तव्य की बारी आती है तो पसंद नापसंद का तो सवाल होता ही नहीं। सदैव उर्मिला अपने कर्तव्य को प्रधानता देती रही। आज भी वही किया उसने। मन की उदासी को अलविदा करने के लिए उसने एक दीर्घ श्वास छोड़ा और होठों पर मुस्कुराहट लाकर कर्तव्य निभाने के लिए स्वयं को तैयार करने लगी। शहर पहुंचते ही उर्मिला को यह समझने में देर नहीं लगी कि मोनिका गर्भवती है। बार बार उल्टियां करना, चक्कर आना, खाने के प्रति अरुचि इस बात का पक्का सबूत है। बहुत कमज़ोर और बहुत दुबली हो गई मोनिका। देखकर उर्मिला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु यह अवस्था ऐसी होती है कि डॉक्टर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। समय के साथ यह सब ठीक हो जाएगा। उर्मिला का काम मोनिका की देखभाल करना। उससे जितना बन पड़ता है वह प्रयास करती रहती है। मोनिका को क्या खाना पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कब क्या खाना है, इस बात का पूरा ध्यान रखती है उर्मिला। उर्मिला को तो अपना मन रमाने के लिए कुछ न कुछ कार्य चाहिए। मिल गए उसको मन रमाने वाले कार्य। अब मोनिका पहले से ज़्यादा स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करने लगी। क्यों नहीं करेगी भला। देखभाल करने के लिए उर्मिला जैसी सासू माँ आ गई हैं। इतनी प्यारी सासू माँ भला कितने लोगों के नसीब में लिखी रहती हैं। सचमुच मोनिका स्वयं को इन दिनों भाग्यशाली समझ रही थी। कुछ दिन छुट्टी लेकर घर में रहने के पश्चात मोनिका पुनः ऑफिस जाने लगी। न सुबह उठकर नाश्ता बनाना तथा टिफ़िन तैयार करने का झंझट, न शाम को आकर चाय बनाना एवं रात के खाने की व्यवस्था करने की समस्या। उर्मिला भला मोनिका को यह सब काम करने की अनुमति कैसे दे सकती है। एक तो दिन भर ऑफिस का कार्य करके थकान होती है, ऊपर से घर आकर भी कार्य संभाले। यह भला उर्मिला कैसे करने देगी। उर्मिला की देखरेख में मोनिका के स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है। आजकल मोनिका स्वस्थ एवं सुंदर लगती है। उसे देखकर उर्मिला के मन में आता है, हो न हो मोनिका बेटी को जन्म देने वाली है। यह बात कितनी प्रतिशत सही है यह तो पता नहीं है, परंतु गांव में ऐसी कहावत मशहूर है कि जब माँ स्वस्थ और दिखने में सुंदर लगे तो बेटी होती है, अन्यथा बेटा होता है। जो भी हो, उर्मिला को इस बात की चिंता नहीं है। उर्मिला तो इस बात से खुश है कि मोनिका का स्वास्थ्य इन दिनों बहुत अच्छा चल रहा है। वह बहुत खुश रहती है। जच्चे को बच्चा होने से पहले खुश रहना अति आवश्यक है, तभी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है माँ। मोनिका ने एक स्वस्थ सुंदर बेटी को जन्म दिया। सुनकर उर्मिला के पांव तो ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह तो जैसे खुशी के मारे हवा में उड़े जा रही थी और हवाओं संग ही अपनी खुशी बांट रही थी। अब वह दादी बन गई है। दादी बनने की खुशी भी नानी बनने की खुशी से कम नहीं है। असल में दोनों का एक दूसरे से तुलना करना ही बेकार है। कौन सी खुशी ज़्यादा है और कौन सी खुशी कम है, यह कहना अत्यंत कठिन है। जब पहली बार उर्मिला ने एक बेटी को जन्म दिया था तब सासू माँ ने किस तरह रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था और कितना कोसा उर्मिला को। यह बातें याद आते ही उर्मिला की आंखें नम होने लगती हैं। उर्मिला यह बात अच्छे से समझती है कि बेटी होना या बेटा होना ईश्वर के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर क्यों किसी माँ को इस बात के लिए दोषी ठहराया जाए। उर्मिला भले ही गांव की कम पढ़ी लिखी है, परंतु वास्तविकता के कठोर धरातल पर चलते चलते समय ने जो ठोकर दिया उससे वह काफ़ी समझदार हो गई है। उर्मिला अपनी पोती और बहू को लेकर घर आ गई। घर आकर फिर उसकी दिनचर्या शुरू हो गई। पोती की देखभाल कैसे करनी है, मोनिका को कैसे खाना देना है, उसके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आदि आदि बातों का ध्यान रखते रखते समय कहाँ से पंख लगाकर उड़ जाता है उर्मिला को पता ही नहीं लगता। वह तो खुश है इस व्यस्तता भरी जिंदगी से। कुछ भी सोचने का समय ही नहीं मिलता। रात को थक कर चूर हो जाती है, तब जाकर बिस्तर पर पड़ जाती है, परंतु उसके कान सदैव खड़े ही रहते हैं। पोती रूही के रोने की आवाज़ जैसे ही आती है दौड़कर पूछने चली जाती है उसे क्या हुआ है। जब मोनिका से वह संभालती नहीं थी तो वह स्वयं लेकर उसे चुप कराती है। सासू माँ के इस तरह के व्यवहार से मोनिका के मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव और जाग उठा। अब तो उर्मिला और मोनिका के बीच में सास बहू का संबंध ही नहीं रहा। अब तो दोनों माँ बेटी और दोस्त बन गए हैं। एक दूसरे से कोई भी बात छुपाते नहीं हैं। एक बड़ी बात तब सामने आई जब 6 महीने के पश्चात मोनिका का ऑफिस जाने का समय आ गया। रूही को कौन संभाले, इस बात की चिंता मोनिका को ज़्यादा हो रही है। मोनिका को चिंतित देखकर उर्मिला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा तुम इतनी चिंतित क्यों हो, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझ में अभी भी इतना दम तो है कि मैं अपनी पोती को अच्छी तरह संभाल सकती हूँ।
घर में सारे कार्य करने के लिए नौकर तो हैं ही, तुम चाहो तो एक खाना बनाने वाली रख दो, मेरी देख रेख में खाना बना लिया करेगी, फिर मुझे रूही को संभालने में आसानी हो जाएगी। मम्मी, आप पर मुझे पूरा भरोसा है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे तो आपकी चिंता है, आपकी उम्र हो गई है, इस उम्र में एक बच्चे को संभालना इतना आसान कार्य तो नहीं है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। मैं तो चाहती हूँ जैसे आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए हैं, ठीक वैसे ही आप अपनी पोती को भी अच्छे संस्कार दीजिए। आपसे अच्छी शिक्षिका और कहाँ मिल सकती है? आपने सही कहा, एक खाना बनाने वाली रख लेती हूँ जो आपकी देख रेख में खाना बना लिया करेगी, तो आप अपनी पोती पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगी, खुश होते हुए मोनिका ने कहा। उर्मिला की देख रेख में उसकी पोती रूही बड़ी होने लगी। अब वह उर्मिला की उंगली पकड़कर लड़खड़ा कर 1-2 कदम चलने लगी। माँ बा दा शब्द उसके मुँह से निकलते तो खुशी के आंसू उर्मिला की आंखों में झिलमिलाने लगते। जिंदगी का यह अनोखा और सुहाना सफ़र उर्मिला को इतना पसंद आ रहा था कि मन प्रसन्नता के सागर में डूबकर शांति के सुंदर सुंदर मोतियां तलाश कर रहा था। अपनी दादी से रूही इतनी घुल मिल गई कि जरा सा आँख से ओझल होते ही बस दादी दादी रोना शुरू। मम्मी जब ऑफिस जाती हैं तो हाथ हिला हिला कर मम्मी को बाय बाय कहकर विदा करती है। पूरा दिन दादी को इतना व्यस्त रखती है कि उसको छोड़कर नहाने जाना भी मुश्किल हो जाता है उर्मिला के लिए। जब उर्मिला बाथरूम जाती है तो खाना बनाने वाली संगीता थोड़ी देर किसी तरह उसे संभाल लेती है। इतनी व्यस्त तो शायद उर्मिला अपने बच्चों को लेकर भी कभी हुई ही नहीं थी। अपने बच्चों का भी इतना ख्याल नहीं रखा उसने कभी। इसलिए कहते हैं ना कि मूलधन से ज़्यादा अभ्यास का महत्व होता है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था कि एक दिन अचानक उर्मिला के पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। उर्मिला ने सोचा भागते दौड़ते रहने के कारण शायद हुआ होगा। उसने किसी को बताया नहीं, बात उस तक ही सीमित रह गई। यहाँ तक कि अपने पति सूर्यकांत को भी नहीं बताया। 2-1 दिन इस तरह चलता रहा, पर एक रात अचानक सोते सोते असहनीय पीड़ा होने लगी। वह चिल्लाकर उठ बैठी, किसी भी तरह थीर नहीं धर पा रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सूर्यकांत नींद से जाग उठा। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने जाकर अपने बेटे नीलेश को जगाया। नीलेश के साथ साथ मोनिका भी जाग गई। दोनों ने आकर देखा उर्मिला दर्द से कराह रही थी और छटपटा रही थी। नीलेश को कुछ समझ नहीं आया तो उसने तुरंत माँ को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। उर्मिला को लेकर नीलेश और सूर्यकांत दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के चेकअप करने के पश्चात जो बात सामने आई सुनकर दोनों घबरा गए। बच्चादानी में ट्यूमर हो गया है, डॉक्टर ने धीरे से कहा। घबरा कर नीलेश ने पूछा, इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब? ट्यूमर इस स्टेज पर है कि बच्चेदानी निकालना पड़ेगा, उसके लिए ऑपरेशन करना अति आवश्यक है। जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करवा लीजिए, मरीज की ज़िंदगी को खतरा कम होगा और दर्द से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ऑपरेशन की बात सुनकर नीलेश ने घबरा कर पूछा, अब मेडिसिन से ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है डॉक्टर साहब? होता तो मैं अवश्य बताता। इस स्टेज पर तो बेहतर उपाय यही है जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन हो जाए। बड़ी शांति से डॉक्टर ने अपनी बात रखी। उर्मिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख भी पक्की कर दी। इधर रूही का दादी के बिना रो रो कर बुरा हाल हुआ। जब से नींद से उठी है उसने बस एक ही बात की जिद पकड़ी हुई है, दादी दादी। कहाँ दादी जाऊंगी, दादी ले चलो। हार कर मोनिका और नीलेश को आखिर रूही को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल में दादी को देखते ही मुखड़े पर उज्जवल हंसी बिखर गई और जोर से बोल पड़ी, दादी दादी मैं आ गई, मुझे खेलना है आपके साथ। झट से जाकर दादी की गोद में बैठ गई। अपनी प्यारी पोती को गोद में बैठाकर उर्मिला भी भावुक हो उठी। जूही के माथे पर एक चुम्बन अंकित करते हुए रो पड़ी। अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए उर्मिला ने कहा, दादी कुछ दिन अस्पताल में रहेंगी, तुम रोना नहीं, मैं ठीक होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अपनी माँ को परेशान नहीं करना मेरी प्यारी अच्छी जूही। और उसे गले से लगा लिया। सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो गया। सबने शांति की सांस ली। सबके मुखड़े पर इतने दिनों के बाद हंसी की उजली किरणें दिखाई दी। मोनिका ने 15 दिन की छुट्टी ले ली अपनी सासू माँ की देखभाल करने के लिए। घर संभालना, घर में जूही को संभालना, अस्पताल में सासू माँ की देखभाल करना, सारे कार्य मोनिका और नीलेश ने मिलकर बखूबी संभाल लिया। दोनों का साथ सूर्यकांत ने भी दिया। ऑपरेशन की बात सुनकर नीला और शीला भी आ गईं। इन दोनों के आ जाने से मोनिका को काफ़ी राहत महसूस हुई। दोनों ने अस्पताल में अपनी माँ की देखभाल का कार्य संभाल लिया
और मोनिका ने घर गृहस्थी का कार्य संभाल लिया। पूरे परिवार को बहुत समय के पश्चात एक साथ देखकर उर्मिला को भी बहुत सुकून महसूस हुआ। भाभी और नंदों के बीच इतना सुंदर तालमेल देखकर भी उर्मिला की आंखों को बड़ी राहत महसूस हुई। एक हफ्ते के पश्चात नीला और शीला अपने अपने घर चली गईं। धीरे धीरे उर्मिला के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। मोनिका ने भी सासू माँ की सेवा में कहीं कोई कमी नहीं रखी। नीलेश तथा सूर्यकांत ने भी हर संभव उर्मिला का ध्यान रखा। जीवन में पहली बार सब लोगों से इतनी सेवा पाकर उर्मिला की आंखें न भीगे, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। जीवन भर सबकी सेवा करती रही उर्मिला, परंतु सेवा पाने में सही मायने में कैसा सुख होता है, इसका एहसास उसे बीमार पड़ने के बाद ही हुआ। सबसे इतना स्नेह पाकर ईश्वर को बार बार धन्यवाद देती रही। हे ईश्वर, तुमने मेरा भाग्य बहुत फुर्सत में गढ़ा है। सब लोगों ने मुझ पर इतना स्नेह लुटाया, मेरा इतना ध्यान रखा। सचमुच मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। ऐसी ही कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखना प्रभु। तुम्हें सत सत नमन। नहीं नहीं मम्मी जी, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। कोई कार्य करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जाइए, आप आराम करिए, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। उर्मिला उठकर धीरे धीरे कुछ करने के लिए रसोई घर की ओर जा रही थी, तभी मोनिका ने उसे बड़े प्यार से टोक दिया। बैठे बैठे समय काटे नहीं कटता, इसलिए सोच रही थी तुम्हारा थोड़ा बहुत हाथ बता दूं, उर्मिला ने झिझकते हुए कहा। काम कहाँ भागे जा रहा है मम्मी जी, आप ठीक हो जाइए पहले, अभी बहुत कमज़ोरी है आपके शरीर में। आप ही का घर है, काम भी आप ही को संभालना है और आपकी पोती को भी संभालना है। वैसे भी आपके लाड प्यार में जूही बहुत जिद्दी हो गई है, मेरी बातें बिल्कुल नहीं सुनती। कुछ भी कहो तो बस एक ही रट लगाती है। नहीं, मैं दादी के पास जाऊंगी, सब दादी करेंगी, दादी खिलाएंगी, दादी नहलाएंगी, जितने सारे बहाने हैं। उसे अब केवल आप ही संभाल सकती हैं। कुछ दिनों के पश्चात तो मुझे ऑफिस जाना है, तब रहना आप दोनों दादी पोती, खूब मस्ती करना दोनों मिलकर। इसके पहले आपको पूरी तरह ठीक होना पड़ेगा, तभी आप अपनी नखरीली पोती को संभाल सकती हैं। मुस्कुराते हुए मोनिका ने सासू माँ से कहा। मोनिका की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू लेकर भर्राई हुई आवाज़ से उसने कहा, लोग कहते हैं पराई लड़की कभी अपनी नहीं हो सकती। जाने क्यों लोग ऐसा सोचते हैं। मैं तो सामने देख रही हूँ साक्षात, पराई लड़की ने तो अपनी लड़की से भी ज़्यादा ध्यान रखा मेरा। जो लड़की इतना प्यार लुटा सकती है वह पराई कैसे हो सकती है। सचमुच मोनिका, अगर तुम मेरी देखभाल नहीं करती तो मैं इस बार जिंदा नहीं बचती। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। भगवान हर जन्म में मुझे तुम्हें बहू के रूप में दे और मैं तुम्हें बेटी बनाकर अपने गले लगा लूँ। सासू माँ के मुख से पहली बार अपना नाम सुनकर और उनकी बातें सुनकर मोनिका की आंखें भी भीगने लगी। वह सासू माँ के पास आकर बैठ गई और उनके गले में हाथ डालकर आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी जी, आपने भी तो मेरा इतना ध्यान रखा था जब मैं गर्भवती थी। मेरी माँ के न होने की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। शायद मेरी माँ भी इतना ध्यान नहीं रखती जितना आपने रखा। मुझे एक पल के लिए अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। जो सासू माँ इतनी अच्छी हैं उनके लिए मैं जीवन भी लुटा सकती हूँ। प्यार तो छोटी सी बात है। मोनिका की प्यार भरी बातें सुनकर उर्मिला की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भावुक होकर उसने मोनिका के माथे पर एक स्नेह चिन्ह अंकित कर दिया और कहा, अगर मैं माँ की जैसी हूँ तो आज से मुझे मम्मी जी मत कहना, केवल माँ कहकर पुकारना। तुम्हारे मुँह से माँ शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। सासू माँ की प्यार भरी बातें सुनकर मोनिका के आंसू भी धैर्य का बात तोड़कर कपोलों पर बहने लगे। अश्रुसिक्त आंखें लेकर माँ कहकर वह सासू माँ के गले लग गई। पूरे वातावरण में स्नेह की किरणें फैलकर वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया और चारों ओर स्नेह की सुगंध बिखर गई। आज उर्मिला को सही मायने में अपने जीवन को एक नए रूप में देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जीवन की एक नई परिभाषा मिल गई। उर्मिला स्वस्थ हो गई पूरी तरह। फिर से शुरू हो गई उसकी दिनचर्या। सुबह उठकर मोनिका का हाथ बटाना। नीलेश और उर्मिला रसोई घर को संभाल लेते हैं और मोनिका सुबह उठकर रूही को तैयार करती है स्कूल जाने के लिए। कई बार मोनिका मना करती है, मम्मी आप रहने दीजिए, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे सब कुछ, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। परंतु उर्मिला कहाँ मानने वाली। उसे तो बैठे बैठे ही बोरियत सी महसूस होने लगती है। काम में लगी रहती है तो मन चंगा। जैसे बचपन से आदत पड़ी है उसे बुढ़ापे में बदली तो नहीं जा सकती। काम में व्यस्त रहती है तो उसका मन खुश रहता है। रूही अब बड़ी होने लगी है, उसे खेलने के लिए घर में कोई साथी चाहिए। कई बार अपनी दादी से कह चुकी है, दादी मेरी सहेली रुचि का भाई भी है, वह अपने भाई के साथ खेलती है। कई बार आकर मुझे बताती है,
मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? मम्मी से कहिए ना अस्पताल से मेरे लिए एक भाई लेकर आए। अकेले खेलने में मेरा मन नहीं लगता। उर्मिला उसे क्या जवाब दे समझ में नहीं आता। रूही को चुप कराने के लिए बस इतना कहती है, एक दिन तुम अपनी माँ से कह दो ना तुम्हारे लिए कोई भाई लेकर आए। मेरी बात नहीं सुनती तुम्हारी माँ। सचमुच एक दिन रूही ने अपनी माँ से पूछ ही लिया, मम्मी मेरी सहेली रुचि का एक भाई है, वह अपने भाई के साथ खेलती है, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? आप अस्पताल से मेरे लिए एक भाई लेकर आओ ना, दोनों मिलकर खूब खेलेंगे, खूब मज़ा आएगा। रूही की मासूम सवालों का क्या जवाब दे मोनिका, कुछ समझ में नहीं आया तो इतना ही कहा, ले आएंगे बेटा, जब समय होगा तो ले आएंगे, अभी तुम अपनी दादी के साथ खेलो। दादी कितने अच्छे से खेलती तो हैं तुम्हारे साथ। मेरा अच्छा बेटा, जिद नहीं करते। अभी तुम सो जाओ बेटा, कल सुबह फिर उठना है स्कूल के लिए, मेरा राजा बेटा। रूही के सवालों से परेशान होकर एक दिन उर्मिला ने हिम्मत कर ही डाली, मोनिका बेटा तुमसे एक बात करनी है, बुरा मत मानना। रूही आजकल मुझसे बहुत सवाल करने लगी है। वैसे उसका सवाल गलत भी क्या है? हमेशा कहती है दादी मेरा कोई भाई क्यों नहीं है। मम्मी से कहो ना मेरे लिए अस्पताल से एक भाई लेकर आए। मैं क्या जवाब दूँ, उसे समझ में नहीं आता। क्यों नहीं दूसरे बच्चे के लिए सोच लेते हो तुम दोनों? माँ हमने भी कई बार सोचा है परंतु हिम्मत नहीं होती। आप ही बताइए, दूसरा बच्चा आ गया तो उसे कौन संभालेगा? आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती और फिर आपकी उम्र भी बहुत हो गई है। दूसरे बच्चे को संभालने का सोचकर तो मुझे डर लगता है। रूही को संभालने में ही कितनी परेशानी उठानी पड़ी। मोनिका के चेहरे पर परेशानी की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैं और तुम्हारे पिताजी मिलकर संभाल लेंगे, तुम इतनी चिंता करती क्यों हो? घर में सारे कार्य करने के लिए नौकर है, कुक है, मुस्कुराते हुए समझाया उर्मिला ने। नहीं माँ, पापा की तबीयत ठीक कहाँ है? उनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, वे तो अपनी तबीयत को लेकर ही परेशान हैं। उनको अलग से परेशान करना उचित नहीं है। घर में नौकर है तो क्या हुआ? एक बच्चे को संभालना तो बड़ा कठिन काम है। कई काम संभल जाते हैं लेकिन बच्चा संभालना बहुत मुश्किल है। आप चिंता मत करिए, रूही को मैं समझा दूंगी, मोनिका ने समझाते हुए कहा। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग अच्छा समझो। मेरे मन में एक बात थी सो मैंने कह दिया, इसका बुरा मत मानना। कैसी बातें करती हो आप? माँ की बात बेटी भला बुरा क्यों मानेगी? आप मन में कुछ मत रखिए, मैंने बुरा नहीं माना। अच्छा किया आपने मन की बातें मुझसे की। मन की बातें मुझसे नहीं करेंगी तो किससे करेंगी? मुस्कुराकर मोनिका ने कहा। समय का चक्र चल रहा था। उर्मिला का समय भी अच्छा ही चल रहा था परंतु एक रात अचानक पति सूर्यकांत की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। रात को ही आनन फानन में अस्पताल लेकर जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से अस्पताल तक पहुँचे ही थे कि तबीयत और बिगड़ने लगी। जल्दी से डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती कराया परंतु समय जब खराब होता है तो किसी से कहकर नहीं आता। उर्मिला का वक्त भी खराब आ गया था। पति सूर्यकांत चल बसे। डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। उर्मिला का बड़ा मन था थोड़ा सा समय निकाल कर दोनों मिलकर गांव जाएंगे, कुछ दिन गांव में रहेंगे, घर की देखभाल करेंगे, पर नसीब ने साथ नहीं दिया। मन की इच्छा मन में ही रह गई। एक बार उर्मिला ने बेटे बहू से कहा भी था कि कुछ दिनों के लिए गाँव चली जाती हूँ, तुम लोग छुट्टी लेकर रूही की देखभाल करो, परंतु दोनों ने मना कर दिया। नहीं माँ, आपको अकेले गांव नहीं जाने देंगे, चलना है तो सब मिलकर चलेंगे। रूही के स्कूल की छुट्टी हो जाने दो, फिर हम सब मिलकर 2-4 दिन के लिए गांव होकर आएंगे। आपके मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बेटा बहू की बातें सुनकर उर्मिला चुप हो गई। ठीक ही तो कहा है दोनों ने। अभी मेरी तबीयत भी पहले जैसी नहीं रही और उम्र भी ज़्यादा हो गई। ऐसे में अकेले जाकर गाँव में रहना भी ठीक नहीं है। बच्चे मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, उनके विरुद्ध जाकर कोई काम करना उचित नहीं होगा, मन ही मन सोचा उर्मिला ने। समय बड़ा से बड़ा भाव भर देता है। उर्मिला का घाव भी भर दिया। धीरे धीरे वह पहले जैसी हो गई, पर जीवन में एक कमी सी महसूस होती है, पति की कमी। अब घर में अकेली रहती है तो अतीत की उन पगडंडियों में मन बिछड़ने लगता है जहाँ से जिंदगी का सबसे कठिन रास्ता चलना शुरू हुआ था। पहले पति थे तो सुख दुख बांट लिया करते थे, पर अब मन ही मन सोच कर ही रह जाती है। जितना संभव होता है बच्चों से बांट लेती है, बाकी मन की बात मन में रह जाती है। पर उसने मन को समझा लिया, अब जब तक जीवन है या कमी तो रहेगी, इसी के साथ जीवन का रास्ता भी चलना पड़ेगा। हंसना मुस्कुराना भी पड़ेगा। बच्चों को खुश रखने के लिए स्वयं को भी खुश रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। मेरी ज़िंदगी में ईश्वर ने सब कुछ तो दिया है, फिर पीछे मुड़ मुड़ कर देखने का, मन में उदासी भर लेने का कोई अर्थ नहीं है।
एक दिन सबको इस दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है, मुझे भी एक दिन जाना ही होगा। परंतु जब तक जीऊँ क्यों ना बच्चों के साथ खुश रहकर ज़िंदगी गुजार दूँ। मुझे खुश देखेंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे। मैं एक माँ हूँ, बच्चों की खुशी के लिए तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी जिससे बच्चों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आए। ईश्वर ने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है रूही के रूप में। रूही है ना, जीवन के खालीपन को दूर करने के लिए और खुशियाँ भरने के लिए। सारी बातें सोचकर उर्मिला के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई और जीने की ऊर्जा मिल गई। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।